हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बेटा। तो बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। देखो बच्चों, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए बेटा, उसका लिंक नीचे दिया गया है। ये एक अलग प्लेलिस्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस की। इसमें सारे वीडियो बेटा अपलोड होंगे। पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपलोड होगा। चूंकि बेटा मैं घर से आजकल बाहर निकला हुआ हूँ, तो साथ में अपने फोल्डिंग बोर्ड लेके चल रहा हूँ। वैसे तो मैं सारे वीडियो अपने घर पे बनाता हूँ, लेकिन मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा, तो मैं साथ में फोल्डिंग बोर्ड लेके चल रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक फ्लैट है मेरे रिलेटिव्स का, उनकी बालकनी में बेटा खड़े होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि घर में शोर शराबा होता है। तो मैंने सोचा बालकनी अच्छा प्लेस है, हो सकता है यहाँ भी थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस हो, लेकिन टेंशन नहीं पालना बेटा। लाइफ में डिस्टर्बेंस तो बना ही रहता है, उसको ओवरकम करके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने बताया था कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। तो बाइसेक्शन मेथड हम लोग निकाल रहे हैं इस समय। पॉलिनोमियल इक्वेशंस या ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, इसके बारे में भी मैंने बताया था, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। और बेटा कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी मैंने नीचे दिए गए हैं, उन वीडियो को भी देखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो सब हमारे काम आएंगे। हालांकि मैं बताता रहता हूँ साथ साथ। इस समय मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का करीब करीब इस समय शायद 8:30 कुछ हो रहा है। तो ठंड थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने कैप लगाया हुआ है। तो टेंशन नहीं पालना, हो सकता बीच में कैप उतार भी दूँ। और बता दूं, अभी आज बोर्ड लाते समय मेरा स्वेटर हल्का सा ये साइड से फट गया था। अगर वो दिखे तो मजाक नहीं उड़ाना प्लीज़ यार, क्योंकि बोर्ड उठाते समय कुछ उसमें लग गया, स्वेटर हल्का सा यहाँ से फट गया। हो सकता है यहाँ से आपको दिख जाए गलती से, वैसे मैंने इसे अपने इससे ढक लिया है कॉलर से, है ना। ये चलता रहता है बेटा, टीचर है तो क्या। देखो बच्चों, आज हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिससे हम बाइसेक्शन मेथड को कंप्लीटली समझ पाएंगे। लेकिन पिछला वीडियो जरूर पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए x³ -4x - 9 बराबर 0। देखो हमको बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहा गया कि यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फाइंड पॉजिटिव रियल रूट of equation up to 3 places of decimal। देखो जैसे कि क्या होता है, चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का एक तो मैंने बताया था ग्राफ मेथड, ये बता देता है कि इसके कितने रूट आके रियल होंगे। अच्छा, फिर हो सकता है आपने एक मेथड पढ़ा हो, है ना, रिमाइंडर थ्योरम करके आपने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, कि देखते हैं यार भाई उससे हर सवाल नहीं होता भाई, तभी तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आया। हर सवाल उससे नहीं होगा। अब ऐसे मान लीजिए x³ -1 बराबर 0 है। अब इसके रूट्स तो सारे निकल आएंगे, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, इसका रूट्स आपको मालूम चल जाएगा क्या है। लेकिन ये फैक्टर या वो रिमाइंडर थ्योरम हर सवाल में क्यूबिक में नहीं लग पाती। तो यहाँ पर वही सवाल कहीं ना कहीं दिए जाएंगे जहां पर ये सब बेसिक मेथड जो हमारे काम करने थे, इसमें फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम हम लोग किया करते थे, या इस प्रकार के, है ना, क्वेश्चन किया करते थे। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई, इससे क्वाड्रेटिक मिल गया, इससे आपको रूट्स मिल जाएंगे, 3 रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे इक्वेशन यहाँ पर हमको नहीं दी जाएंगे जहाँ पर आप रूट्स दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको वही इक्वेशन दी जाएंगी जहाँ पर हम रूट्स दूसरे मेथड से नहीं निकाल पाते। ये बात ध्यान रखिए। देखो अब जैसे ये इक्वेशन है, इसमें उन्होंने कहा इसका पॉजिटिव रूट बताइए। अब वैसे तो बच्चों क्या होगा कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमको मालूम चलेगा कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव रूट कितने हैं। अब इसके रियल रूट हैं, अब इसके रियल रूट कितने हैं ये भी हमको नहीं मालूम अभी तो फिलहाल, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको सब बातें बताई थी। तो इसलिए पिछला वीडियो बच्चों जरूर देख लीजिए जाकर के, ठीक है ना। तो हम ग्राफ बना करके ये मालूम कर सकते हैं इसके रियल रूट कितने हैं। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रूट की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। मतलब हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक करेक्ट रूट निकालना है। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं जब प्रोसेस बताऊंगा तो तुम समझोगे। देखो तो अब वैसे तो जब कोई हमें इस टाइप का सवाल दिया जाएगा तो हम ये दिमाग नहीं, अब ग्राफ बनाने में तो टाइम लग जाएगा, तो हम ग्राफ बना करके अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। इसने बोल दिया कि हमको पॉजिटिव रूट निकालना है। अच्छा, हो सकता है ये ना बोलता कि इसका, हो सकता है इसके 3 रियल रूट हो सकता है इसके तीनों रूट रियल हो, और हो सकता है इसमें, अब उसने एक पॉजिटिव रूट की बात करी, इसका मतलब इसके पास एक ही पॉजिटिव रूट होना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादा सही पोजीशन तो
ग्राफ से ही मालूम पड़ती है, लेकिन ग्राफ बनाकर हम टाइम नहीं खराब करेंगे। अब इसने बोला है कि पॉजिटिव रूट बताइए, इसका मतलब एक पॉजिटिव रूट इसके पास कंफर्म होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका ग्राफ राफ नहीं बनाएंगे, हम ये देखेंगे आखिर इसका जो पॉजिटिव रूट है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में। हम जरा यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना चाहेंगे कि आखिर इसका पॉजिटिव रूट। देखो अच्छा, मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, परेशान मत हो। मैं देखो ग्राफ बना के रफ आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, इसका dy/dx निकालना होगा। 3x² - 4 हो गया। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब dy/dx कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये देखना होगा। तो हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो x² - 4/3 हो गया। अब इसके हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव देखना होगा क्या है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं हमेशा। तो x - 2/√3 और क्या हो जाएगा, x + 2/√3। अब देखो ये आ गया dy/dx की वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगी, तो कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, क्योंकि उसी से हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्योंकि बिना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम किए हम ग्राफ नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं, देखो एक मेथड लगाते हैं, इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड, ये इसको बोला जाता है। इसका मैं लिंक दे दूंगा, वैसे मैं तुमको सिखा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, हालांकि डिटेल से मैंने पढ़ाई हुई है सारी चीजें, सब लिंक मैं दे दूंगा, परेशान मत होना, नीचे उस पर जाके आप पढ़ सकते। देखो ऐसे यहाँ से x की वैल्यू प्लस की 2/√3 आएगी, यहाँ से इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2/√3। तो जो वैल्यू यहाँ से आती है उनको लिख लेते हैं, है ना। ये मेथड तब लगता है जब सारे लीनियर फैक्टर हो। लीनियर फैक्टर जैसे देखो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ये सारे लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा कितने भी लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, तो ये मेथड हम लगा सकते हैं। और हाँ, हर फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी इसकी कंडीशन है। और वो फैक्टर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए लीनियर फैक्टर, और हर एक फैक्टर में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। देखो अब क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसके आगे कोई पॉइंट है नहीं, इसको इससे मिला देते हैं और ऐसे कर देते हैं, राइट से चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा राइट से चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे जाएंगे तो dy/dx पॉजिटिव मिलेगा, इसके x की इस वैल्यू के पीछे जाएंगे तो dy/dx पॉजिटिव मिलेगा, इन दोनों के बीच में रहेंगे तो dy/dx नेगेटिव मिलेगा, है ना। ये इसका मतलब हुआ, मतलब इस इंटरवल में dy/dx नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। इसके आगे dy/dx पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। और इसके पीछे भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ये हमने रफ आइडिया यहाँ पर लिया। अब देखो ध्यान दो कि ये बात हम समझ गए कि भाई 2/√3 और -2/√3 ये दो पॉइंट हमको मिले, तो इनके आगे ही पॉजिटिव नेगेटिव बदल रहा। मैं आपको ग्राफ का रफ आइडिया देके बता रहा हूँ, अदरवाइज हर बार आपको ग्राफ बनाना नहीं है, परेशान मत होइए, लेकिन बेसिक आना चाहिए, है ना। देखो ध्यान दो, अब क्या हुआ, अब देखो हम जैसे काम करें, इसका एक रफ ग्राफ बनाते हैं, इसका रफ ग्राफ बनाते हैं। देखो क्या होगा, बोर्ड थोड़ा आगे खिसक गया, पीछे करते हैं। अब ठीक है, देखो मान लो अगर मैं x = 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आई, -9। 0 पर वैल्यू -9 है। ये जो पॉइंट है इनको देखो, इस पर y क्या आता है। x को अगर आप 2/√3 लोगे, मान लीजिए आप x की वैल्यू 2/√3 अगर लेते हैं, तो 2/√3 पर जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, रख के देखना। और अगर मैं x को लेता हूं -2/√3, तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ये भी आप कैलकुलेशन करके देखना अपने हिसाब से। देखो इसका मतलब देखो ये हुआ कि 0 पर वैल्यू -9 है, तो 0 पर ग्राफ यहां कहीं होगा, और 2/√3 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है, तो मतलब ग्राफ कहीं नीचे होना चाहिए। और -2/√3 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहीं ऊपर होना चाहिए। देखो ध्यान दो, मतलब इस पर एक रफ आइडिया से मान लो ग्राफ कहीं यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 2/√3 पर y की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, ठीक है ना। देखो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अच्छा इसके पीछे फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग, तो ग्राफ इंक्रीज करके आएगा, ऊपर तो आएगा। देखो -2/√3 पर ग्राफ कहाँ गया, x एक्सिस के ऊपर गया, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव थी। अच्छा इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में ग्राफ को डिक्रीज करके ऐसे आएगा। तो देखो x = 0 पर y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। ये आ गया 0, -9 वाला पॉइंट। तो यहां से यहां तक ग्राफ डिक्रीज करके आया। अब डिक्रीज करके आने के बाद फिर इसके बाद ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखो ये हमें रफ आइडिया ग्राफ का मिला, है ना। -2/3 के √3 के पीछे ग्राफ इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हैं, ध्यान देना। जैसे इधर से इधर बढ़ोगे तो इंक्रीजिंग
उल्टा मत देख लेना, ऐसे उल्टा देखोगे तो ये आपको इंक्रीजिंग दिखेगा, जो गलत है। राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट चलना है। तो जब लेफ्ट टू राइट चलोगे देखो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है और ये फिर से देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग है। तो देखो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि इसका पॉजिटिव रूट एक ही है और दो रूट कैसे हैं, ओरिजिन के पीछे जो दोनों नेगेटिव हैं और इसके तीनों रूट रियल है। ये भी यहाँ से मालूम चल गया, ये भी यहाँ से मालूम चल गया कि इसके तीनों रूट्स रियल हैं और एक रूट पॉजिटिव है और बाकी दो रूट क्या है, नेगेटिव है। तो देखो ये हमें कंप्लीट नॉलेज यहाँ से हो गई जो ये बता रहा था। ठीक है, अब हमें ये ग्राफ बनाना नहीं, मैं आपको बता दिया ऐसे रफ ग्राफ बनता है इसका। कोई हमसे ग्राफ ट्रेसिंग तो पूछ नहीं रहा, टाइम नहीं खराब करना है यहाँ पर, मैंने बताया बस आपको। अच्छा अब देखो समझो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, तो ये बात जरा बच्चों लिख लो फटाफट जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और इस प्रोसेस को कंप्लीटली आज यहाँ पर समझ करके खत्म कर देते हैं। टेंशन नहीं पालना। देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, हमें थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन के लिए मैं अपने साथ पेपर यहाँ पर बच्चों लेकर के आया हूँ, जिससे कि हम कैलकुलेशंस को आसानी से कर पाएँ। ये पेपर मैं अपने साथ लेकर के बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप ज़रा इसको लिखो, मैं पेपर अब तक हटा लूँ यहाँ से, मैं पेपर ज़रा मतलब यहाँ से निकाल लूँ, दरवाजे के पीछे बेटा मेरे पेपर हैं उनको मैं ले लूँ, क्योंकि उसके बिना कैलकुलेशन करने में हमको बच्चों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो कैलकुलेशन के लिए मुझे बच्चों यहाँ पर पेपर की ज़रूरत कुछ पड़ने वाली है, तो वही पेपर मैं लेने जा रहा हूँ। आप टेंशन नहीं पालना, ठीक है। देखो ध्यान दो, आजा आजा भाई पेपर मेरे आजा, दरवाज़ा चूँकि आहिस्ता से खोल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है ना कि कैमरा लगा हुआ है तो कहीं गिर ना जाए कैमरा, इस बड़ी मुसीबत से मैंने दरवाजे को खोला है और दरवाजे को मुझे बंद करना है। ध्यान से क्योंकि पेपर अपने साथ लाना भूल गया। मैंने बताया था बेटा कैलकुलेशन यहाँ पर लंबी लंबी होती हैं, तो वो अगर यहाँ पर करूँगा तो टाइम खराब होगा, इसलिए मैं अपने साथ में पेपर लेकर के आया हूँ, उस पर लिख कर सलाह लाया हूँ। हालांकि आज तक मैं कभी पढ़ाते समय पेपर का यूज़ करता नहीं हूँ, मैं सब कुछ है ना दिमाग में रखता हूँ, लेकिन यहाँ बेटा कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है और आपको कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर दिया जाएगा, टेंशन नहीं। देखो ध्यान दो, तो ये पेपर मेरे साथ है, इनको देख देख के बच्चों यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो देखो बच्चों हमें पॉजिटिव रूट यहाँ पर निकालना था। अब हम ये समझ गए कि हमारा पॉजिटिव रूट जो है वो एक ही है। अच्छा अब जरा एक बात ये ध्यान दो, अब जैसे कि आपके सामने सवाल आएगा तो आपको ग्राफ और आप तो बनाना नहीं है, आपको ग्राफ और आप तो बनाना नहीं है। आप क्या करोगे, इसको fx मान लोगे हमेशा। अब आप जरा ये आइडिया लगाओ कि इसका पॉजिटिव रूट है कहाँ। जैसे कि आप वैल्यू रख के देखो, आप f(1) निकालो तो क्या आएगा, 1 - 4 - 9, तो निगेटिव आ गई ये वैल्यू। f(2) निकालो, f(2) निकालोगे तो क्या होगा, 8 - 8 - 9, देखो ये भी निगेटिव आ गई। तो 1 पर भी वैल्यू निगेटिव है, 2 पर भी वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब इनके बीच में रूट नहीं होगा। रूट तब होता है जब एक पॉइंट पर वैल्यू निगेटिव और एक पर पॉजिटिव हो, है ना। अच्छा अगर मैं f3 निकालता हूं तो f3 क्या होगा, देखो 27 होगा, माइनस का 12 होगा, माइनस का 9 होगा, देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आई। तो इसका मतलब देखो जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 पर वैल्यू फंक्शन की निगेटिव थी, मतलब ग्राफ नीचे होगा। 2 पर भी वैल्यू निगेटिव थी, मतलब ग्राफ फिर नीचे होगा। और 3 पर वैल्यू पॉजिटिव थी, मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। तो कन्फर्म है, देखो 1 पर वैल्यू निगेटिव है, 2 पर वैल्यू निगेटिव है, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ जो है इस टाइप से जाएगा। तो कन्फर्म है जो हमारा रूट है वो 2 और 3 के बीच में है। यहाँ से ऐसे मालूम पड़ता है क्योंकि दो ऐसे पॉइंट लिए जो कंसेक्यूटिव थे, जिनमें से एक पर वैल्यू निगेटिव है, एक पर वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये कन्फर्म है कि हमारा जो रूट होगा वो 2 और 3 के बच्चों बीच में होगा। अच्छा अब देखो हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा एक आइडिया से, क्योंकि इसने पॉजिटिव रूट की बात करी है। तो हम समझ गए भाई x की वैल्यू 1 लेनी, पॉजिटिव लेनी है, 1 लेनी, 2 लेनी, 3 लेनी, 4 लेनी, ऐसे करके लेते जाओ, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। एक पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और एक पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कंफर्म है ये बात। देखो अब देखो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम अब लिखेंगे कि भाई हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। देखो सबसे पहले मैं साथ पेपर लेके आया हूँ क्योंकि इस पर मेरी कैलकुलेशंस हैं, उसके बिना बेटा यहाँ काम चलेगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, मजबूरी है। देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम x1 निकालेंगे, क्या करेंगे, जिनके बीच में ये रूट था 2 और 3 के बीच में था,
हम इन दोनों को 2 + 3/2 कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 2.5, है ना। ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमको। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब जिन दोनों के बीच में रूट है उनको सम करके हाफ कर दो। अब हम f ऑफ x1 निकालेंगे, मतलब f ऑफ 2.5 निकालेंगे, तो x की जगह 2.5 यहाँ पर रखेंगे। तो 2.5 की पावर 3 -4 × 2.5 और माइनस का 9, ठीक, ये हमने यहाँ पर रखा। तो इससे देखो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो कुछ निगेटिव मिलेगा। निकालना आप जो भी मिले, इससे हमको वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव। तो देखो जैसे ये रूट जो था वो 2 और 3 के बीच में था, कुछ जो रूट था ये 2 और 3 के बीच में कुछ था, है ना, ऐसे करके काट रहा होगा ग्राफ। अब x1 पॉइंट क्या है, 2.5, और 2.5 पर वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये 2.5 यानी कि x1 पॉइंट यहां पर होगा, क्योंकि तभी तो देखो इस पर ग्राफ नेगेटिव है। अगर इस पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आती तो ये x1 पॉइंट यहां कहीं होता, क्योंकि इस पर ग्राफ ऊपर हो जाता। मैं ग्राफ ऊपर मतलब वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ नीचे मतलब वैल्यू नेगेटिव। क्योंकि x1 पॉइंट पर y की वैल्यू या fx की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब x1 पॉइंट पर ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा, यानी x1 पॉइंट हमारा यहां कहीं होगा। तो यहां से ये मालूम पड़ा कि रूट अब x1 और 3 के बीच में है। अगर ये x1 इधर होता, मान लीजिए x1 पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती तो x1 इधर होता, तो x1 अगर इधर होता तो रूट x1 और 2 के बीच में होता, समझे ना। तो ये देखना पड़ेगा। तो x1 पॉइंट पर वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब जो रूट है वो क्या है, बिटवीन x1 एंड 3, x1 और 3 के बीच में हमारा रूट है। तो ये हुआ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब हम देखो यहां पर लिखेंगे क्या, बोलो, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, मतलब रूट हमारा x1 और 3 के बीच में है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, बोलो, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम समझ जाना। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, देखो इसमें क्या करेंगे, x2 निकालेंगे। x2 कैसे निकालेंगे, रूट क्या था, x1 और 3 के बीच में था, तो x1 और 3 को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x1 क्या था, 2.5 था, और ये है 3, तो 2.5 + 3/2, तो ये वैल्यू कुछ आएगी, ये आएगी 2.75 अप्रोक्सीमेट। अब हम क्या करेंगे, फिर से f ऑफ x2 निकालेंगे, मतलब f ऑफ 2.75 निकालेंगे, मतलब x की जगह यहां पर रख देंगे 2.75। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी, तुम देखना। इसका मतलब हमारा जो रूट है, देखो जो रूट हमारा x1 और 3 के बीच था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x1 है और यहाँ पर 3 है, ये रूट क्या था, ये रूट कन्फर्म है हमारा, x1 और 3 के बीच में था। अब x2 पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये x2 पॉइंट इधर कहीं होगा, क्योंकि तभी तो इस पर वैल्यू पॉजिटिव आई है ना भाई। बेसिकली रूट 2 और 3 के बीच में था, 2 3 के बीच से हट करके हम x1 पर आ गए, x1 और 3 के बीच में आ गए। x1 3 से आने के बाद x2 पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब x2 पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तभी तो देखो ग्राफ इस पॉइंट पर ऊपर है ना, इस पर वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा रूट है वो x1 और x2 के बीच में आ गया, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा रूट है वो क्या हो गया, x1 और x2 के बीच में आ गया। x1 की वैल्यू क्या है, 2.5 है, लिख लो साइड में। x2 की वैल्यू क्या है, 2.75। हमारा रूट, इसका मतलब x1 x2 के बीच में आ गया। आगे बढ़े, ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन था। अब देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन करिए। थर्ड का मतलब फिर से क्या करेंगे, इन दोनों को सम करके हाफ कर देंगे। कुछ करना थोड़ी है, कैलकुलेशन सिंपल है बस, लेकिन हमें लॉजिक समझना है कि भाई क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों चल रहा है ये सब मामला। देखो अब हम क्या करेंगे, समझो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा कि हम निकालेंगे x3 की वैल्यू। x3 कैसे निकलेगा, इन दोनों को सम कर दो, 2.5 2.75/2। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो देखो क्या होगा, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.625। देखो x1 क्या है, 2.5 है, लिखते रहो साथ में। x2 क्या है, 2.75 है। x3 क्या है, 2.625 आया। अब फिर से क्या करना होगा, f ऑफ x3 निकालना होगा कि इस पर वैल्यू क्या आती है। तो जब हम f ऑफ x3 निकालेंगे बच्चों,
तो हमें वैल्यू फिर से नेगेटिव मिलेगी। एफ ऑफ x3 का मतलब इसमें x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, इसी fx में x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या आता है ना। तो f ऑफ x3 मतलब x की जगह पर हम ये x3 रख देंगे, ऐसे इसकी पावर 3 है ना, ऐसे करके होगा। बात समझ रहे हो ना कि ये क्या होगा, 2.625 की पावर 3 हो गया, -4 इंटू 2.625 हो गया और -9 हो गया। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कुछ नेगेटिव आएगी। ठीक, बस यही आइडिया लगाना है कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। वैल्यू क्या है इससे ज़्यादा मतलब नहीं, हाँ लेकिन मतलब होता है, क्योंकि x3 निकालने x4 के लिए फिर x3 देखना पड़ेगा क्या है। ठीक है ना। देखो तो बच्चों अब x3 पर वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x3 होगा वो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि तभी तो देखो उस पर वैल्यू नेगेटिव है। अगर x3 पर वैल्यू पॉजिटिव आती तो x3 यहाँ कहीं होता, इसका मतलब x3 यहाँ कहीं होगा क्योंकि उस पर हमारा वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब अगला रूट जो है वो x3 और x2 के बीच में है। तो जब हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हम निकालेंगे x4। x4 कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारा जो रूट है वो क्या है, x2 और x3 के बीच में है। x2 की वैल्यू क्या थी मैं बता दूं, x2 की वैल्यू थी 2.75 और x3 की वैल्यू क्या है 2.625 डिवाइड बाई 2। तो इससे बच्चों हमको मिल जाएगा 2.6875, ये हमको इससे मिलेगा, मतलब ये x4 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर x4 पर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उससे मालूम चलेगा फिर रूट कहाँ है। तो इसी प्रोसेस को बेटा हमें आगे बढ़ते जाना है बस, है ना। देखो इसी तरीके से हमने x1 निकाला, x2 निकाला, x3, x4 मतलब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में कई बार लिख देते हैं कि 4 अप्रोक्सीमेशन तक करो, कई बार लिख देते हैं। तो इसका मतलब अगर ये लिख दें, जैसे यहाँ पर लिखा है कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक करो, तो अब देखो इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। देखो कई बार सवाल में ऐसा लिख देते हैं कि केवल 4 अप्रोक्सीमेशन करो, तो इसका मतलब हमें x4 तक निकाल करके छोड़ देना है बस, और लिख देना है कि रूट इसके बीच में होगा। ठीक है, जितना लिखें, कह दें कि 6 अप्रोक्सीमेशन करो तो x6 तक जाना है और लिख देंगे रूट इसके बीच में होगा। देखो ध्यान दो, इन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालो। देखो इसका मतलब क्या, देखो ध्यान दो, जैसे कि हमने क्या किया, x1, x2, x3, x4 निकाला, x4 कितना आया 2.6875 आया, x4 हमारा इतना आया। मेरे साथ पेपर है, पेपर लेके चलना बेटा मजबूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी होती है, उसी में 2 घंटे खराब हो जाएंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उससे कर सकते हैं, या बहुत सिंपल सवाल होगा तो बिना कैलकुलेटर के भी ये चीज़ें की जा सकती हैं। कई जगह साइंटिफिक टर्म आते हैं तो वहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होता है, वो भी मैं लाके बताऊंगा और बताऊंगा कैसे वैल्यू देखते हैं, टेंशन नहीं करना। देखो अच्छा, फिर देखो इस तरीके से हम 4th, 5th, 6th, अब देखो चूंकि इन्होंने सवाल ऐसा कहा ना, इन्होंने कहा है कि अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करो। देखो x4 निकाला, देखो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x5 निकालेंगे। x5 जो आएगा वो ये आएगा, देखना आप लोग करके, 2.71875। x6 निकालेंगे, x6 जो आएगा वो 2.70313। x7 निकालेंगे, x7 आगे बढ़ते जाएंगे सेम प्रोसेस से, x7 निकालेंगे वो आएगा 2.71094। देखो ध्यान दो, जैसे 3 जगहों पर 2 पॉइंट के बाद 777 आया, तो मतलब ये डेसिमल के 1 प्लेस तक सही आंसर है क्या, 2.7। 3 वैल्यूज में, x की 3 वैल्यूज में वो टर्म रिपीट कर जाए, इसका मतलब वो हमारा उतने, देखो जैसे डेसिमल के 1 प्लेस के बाद 777 आ रहा है तीनों में, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेसिमल के 1 प्लेस तक सही आंसर क्या है, 2.7। अगर पूछता तो, अगर पूछता डेसिमल के 1 प्लेस तक सही आंसर क्या है, तो हमारा आंसर होता कि हमारा रूट जो है वो 2.7 है, हम लिखते ऐसा। लेकिन इतने 3 पॉइंट तक का तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा x8 निकालो, x8 जो आएगा वो 2.70 आएगा, 703 आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन आगे तक करनी है, 3-4 प्लेसेस तक करनी है, ध्यान रखना। x9 निकालो, ये 2.70508 आ गया।
x10 निकालो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, x10 निकालो, ये 2.70 और आएगा 605। देखो ध्यान दो, अब देखो पॉइंट के बाद 7070 3 में रिपीट हो गया, तो इसका मतलब अगर ये कहता है डेसिमल के 2 प्लेस तक सही आंसर क्या है, तो हम कहते हैं 2.70 है, क्योंकि 3 में ये डेसिमल के बाद 7070 रिपीट हो गया, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक ये हमारा सही आंसर हो जाता। लेकिन डेसिमल के 3 प्लेस तक पूछा तो आगे बढ़ना पड़ेगा, x10 निकाला। अब हम क्या करें, देखो x11 निकालें, x11 निकालेंगे तो आएगा 2.70, लेकिन ध्यान रखना ये ऐसे नहीं निकलेंगे भाई, x11 कैसे निकलेगा, बाकी अब पिछले वालों से निकलेगा, देखना पड़ेगा रूट किस किस के बीच में है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। हर पॉइंट पर जैसे देखा था ना हमने कि x3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तभी तो x4 मालूम चला कि आखिर रूट हमारा किस किस के बीच में है। तो हर बार ये हमें करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने कैलकुलेटर होगा तो फटाफट आप इसे कर लोगे, ये मैं समझा रहा हूँ केवल, इसमें कोई दिमाग नहीं लगना, बस सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो मतलब देखो ये हुआ कि हमें देखना पड़ेगा हर बार कि हमारा रूट कौन 2 पॉइंट्स के बीच में है, उनको सम करके हाफ करना पड़ेगा, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू को निकालना मजबूरी है, तभी तो मालूम चलेगा ना रूट कहाँ पर है। देखो ध्यान दो, x11 हुआ, x12 देखो, x12 क्या आया 2.70 और 6 4 आएगा, ये आएगा। देखो ध्यान दो, अच्छा 2.70 आया, x12 आया, ठीक है ना। अच्छा देखो ध्यान दो, x10 क्या आया, x10 आया है 2.706, मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर क्या है 706। यहाँ भी देखो x11 में भी क्या हुआ, डेसिमल के बाद 3 टर्म क्या है 706, x12 में भी डेसिमल के बाद 3 नंबर क्या है 706। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जगह पर ये 3 नंबर सेम आ गए, इसका मतलब अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हमारा आंसर ये हो गया। वही जैसे कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक कहा, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वो टर्म 3 जगहों पर रिपीट कर जाए। देखो डेसिमल के बाद 2.706 x10 में भी है, 2.706 x11 में भी है और 2.706 x12 में भी है। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वो वैल्यू 3 में फिक्स हो गई, 3 जगहों पर आ गई, तो इसका मतलब डेसिमल के 3 प्लेस तक हमारा ये आंसर सही है। मतलब इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट है वो अप्रोक्सीमेट ये है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ये सही आंसर है, मतलब इसका रूट हो गया 2.706। 4 प्लस तक पूछेंगे तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमसे डेसिमल के 2 प्लेस तक सही आंसर पूछते तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि x8 x9 x10 में देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस जो हैं 7070 ये 3 नंबरों में आ गए, तो यहीं तक हमारा आंसर सही हो जाता। डेसिमल के 1 प्लेस तक पूछता तो देखो डेसिमल के 1 प्लेस तक इन तीनों में सेम वैल्यू रिपीट हो गई, तो हमारा आंसर 2.7 डेसिमल के 1 प्लेस तक फिक्स हो जाता। तो डेसिमल के 1 प्लेस तक पूछता होता तो कम में हम आ जाते, आगे पूछा जैसे जैसे बढ़ेगा सवाल लेंथी होगा, तो ये प्रोसेस ध्यान रखना है। हर बार 2 को सम करना है, लेकिन उसके पहले ये देखना है कि बेटा जो रूट है वो किन दोनों के आखिर बीच में है। उसके लिए आपको उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा देखनी पड़ेगी, पॉजिटिव है नेगेटिव है। भाई देखो जैसे x1 x2 था तो हमने x3 निकाला, तो समझे ना कि भाई रूट हमारा x3 x2 के बीच में है, तभी तो x4 इन दोनों का सम करके हाफ आप निकालोगे। जब तक ये नहीं मालूम करोगे कि भाई रूट ऐसे नहीं कि 2 को सम करके हाफ करते गए, फंक्शन की वैल्यू हर बार देखनी पड़ेगी, और वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसके लिए कैलकुलेटर आपको चाहिए होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया, हर सवाल में यही प्रोसेस लगना है, क्यूबिक का इक्वेशन हो, पावर 4 का हो, कोई भी हो। अब हर बार ग्राफ नहीं बनाना है, मैंने बताया ना उसने पॉजिटिव रूट बोला था, तो आप वैल्यू रख के देखो कि कहाँ पर रूट पॉजिटिव मिलेगा। रूट पॉजिटिव कब मिलेगा, 1 2 के बीच मिलेगा, 2 3 के बीच मिलेगा, या 3 4 के बीच में मिलेगा। तो कैसे मालूम चलेगा, वही क्या एक पर वैल्यू पॉजिटिव और एक पर वैल्यू नेगेटिव, तो हमेशा रूट इन दोनों के बीच में मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, वीडियो आते रहेंगे, हम लोग इसको
अच्छे अच्छे मेथड इसके समझते रहेंगे, टेंशन नहीं पालना, सब कुछ पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, इंजॉय करते पढ़ेंगे। लाइफ में बेटा इंजॉय करते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बालकनी में खड़े होकर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, समय नहीं खराब कर रहा हूँ, जहाँ मौका मिल रहा है वीडियो बना रहा हूँ, और फिलहाल ये बालकनी ही अपना सहारा है। चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।